तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है और रोज़ नई नई कहानी आप लोग सुनते हैं, कहानियों पे अपना प्यार देते हैं। फैमिली हमारी जो यूट्यूब की है 3000 से ज़्यादा की हो गई है। पता ही नहीं चला कि कब 3000 सब्सक्राइबर मेरे हो गए। इतना आप लोगों का प्यार मिला कि कुछ समझ नहीं आता कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं। ईश्वर की कृपा है, मेरी मेहनत है, आप लोगों का प्यार है। कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे शुक्रिया अदा करें, लेकिन जहाँ तक संभव होता है कि अपनी बेहतर से बेहतर कोशिश दें, आपको अच्छी से अच्छी कहानी सुनाएं, देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आपको बताएं, आपको जागरूक करें, ताकि आप भी ऐसे क्राइम होने से आपके आसपास अगर कहीं हो रहा हो तो अमूमन जैसे कोर्ट में होता है, क्राइम कहानी सुनने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो कोर्ट में अमूमन किसी दूसरे केस का रेफरेंस दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में इसके जैसा एक दूसरा केस हुआ था, उस केस में ऐसा फैसला हुआ था। और जब ये रेफरेंस, ये हवाला दिया जाता है तो इस कोर्ट में, जिस कोर्ट में ये मामला चल रहा होता है, इस कोर्ट के जज को भी फैसला लेने में बड़ी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जज का काम बहुत चुनौती भरा होता है। वकील गलत हो सकता है, पुलिस गलत हो सकती है, सरकारें गलत हो सकती है, जनता गलत हो सकती है, लेकिन कोर्ट, जज, इनको गलत होने का ना कोई अधिकार है, ना गलत फैसला देने पे कोई इनके साथ रियायत हो सकती है, क्योंकि इनका फैसला आखिरी फैसला माना जाता है। तो जैसे कोर्ट में एक रेफरेंस दी जाती है कि ऐसे हुआ था, तो इस घटना में ये फैसला कोर्ट ने दिया था, तो आपसे भी यही अनुरोध है कि आप भी ऐसा फैसला दें। तो क्राइम कहानी सुनने में भी एक तरह से एक रेफरेंस मिलता है कि सेम तरह की चीज़ें हुई थी तो इस तरह की घटना हो जाती है, इस तरह की नज़दीकियाँ बढ़ी थी तो इस लड़की के साथ रेप हो गया था, इस तरह ये यहाँ पे गई थी तो फिर इसके साथ ये हादसा हुआ था। तो ऐसी कहानियाँ सुनने से जैसे कोर्ट में वकील को, जज को एक तरह से आसानी होती है दूसरे केस का रेफरेंस लेने से। तो क्राइम कहानी सुनने में भी एक फ़ायदा यही होता है कि आपके आसपास अगर कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं तो उस चीज़ को समझने में, उस चीज़ को पकड़ने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी होती है कि अगर ऐसा हो रहा है तो शायद ये क्रिमिनल हो सकता है, ये क्रिमिनल सोच रखता होगा। जैसे जो सीरियल किलर्स की कहानियाँ सुनते हैं, अगर उनके आसपास कोई सीरियल किलर है तो बड़ी जाहिर सी बात है आप उस सीरियल किलर को पहचान सकते हैं, क्योंकि हर सीरियल किलर की कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं और लगभग वो चीज़ें हर सीरियल किलर में मिलती हैं। तो क्राइम कहानी आप सुनते रहिए, मेरी भी सुनिए, बाकी लोग जो सुनाते हैं उनकी भी सुनिए। देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उस चीज़ से अवेयर रहिए, बाकी आपके जीवन में जो ज़रूरी काम है वो भी कीजिए। तो काफ़ी बातचीत हो गई, अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। और आज की कहानी भी, जो मैंने रेफरेंस की बात की थी, ये कहानी भी इसी रेफरेंस पे आधारित है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे देश में भी एक तरह से हर चीज़ का एक दौर चलता है। जिस टाइम पे सीरियल किलर्स निकल रहे थे उस टाइम पे बस सीरियल किलर ही निकल रहे थे। पॉलिटिकल चीज़ें हो रही थी तो पॉलिटिकल चीज़ें ही हो रही थी। कहीं रेप का मामला आ रहा था तो लगातार रेप का मामला आया। बीच में आपने नोटिस किया होगा कि टुकड़ों टुकड़ों में काटने वाला सीन बहुत हुआ था। जब से श्रद्धा वाकर का केस हुआ, न जाने कितनी चीज़ें, न जाने कितनी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई जिसमें श्रद्धा वाकर की तरह टुकड़ों में काटा गया। एक तरह से इसका भी एक फेज चला। अब धीरे धीरे ये न्यूज़ आनी बंद हो गई हैं। आपको याद होगा ऐसे ही बीच में बाबाओं की कहानियाँ आती थी। बाबा जिनके चंगुल में हजारों भक्त फंसते थे, महिलाओं के साथ रेप होता था, बाबा भक्तों को लूटते थे, कई तरह की चीज़ें होती थी, कई सारी वेब सीरीज़ बनी। बीच में ये कहानियाँ आई, ये न्यूज़ आई, उसके बाद न्यूज़ कहानियाँ आना बंद हो गई। लेकिन आज की जो कहानी है, ये कहानी कोई बहुत पुरानी नहीं है। इस कहानी का जो फैसला है अभी कुछ मिनट पहले हुआ है। कहानी मेरे लिस्ट में थी, लेकिन मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि फैसला आ जाए, उसके बाद आपको पूरी की पूरी कहानी सुनाऊं। और अभी कुछ मिनट पहले जब मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, लगभग 20-30 मिनट पहले इस केस का फैसला आया। और इस कहानी में अगर आप ध्यान से देखें तो शायद जितनी वेब सीरीज़ बनी है वो सारी चीज़ें इस कहानी में आपको दिखाई देंगी। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है, कायदे से कहें तो पंजाब के मनसा से। एक परिवार में एक बिल्लू नाम के लड़के का जन्म होता है। जन्म होने के बाद
परिवार वालों को उम्मीद थी कि ये लड़का कुछ पढ़ेगा, कुछ लिखेगा, अपने जीवन में कुछ करेगा। लेकिन बिल्लू के जो लक्षण थे, कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, और ये सारी चीज़ें इस बिल्लू के ऊपर पूरी तरह लागू थी। बिल्लू के जो लक्षण थे बचपन से ही खराब थे। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ये 8 साल का हुआ, घर वालों ने इसे घर से भगा दिया। घर से भगाने के बाद सीधा सीधा कहा कि कभी लौट के मत आना, तुम्हें जो करना होगा वो करना, जाओ कहीं कमाओ, घर पे रहने लायक तुम्हारे लक्षण नहीं है। बिल्लू भी घर से निकलता है, निकलने के बाद कभी दिल्ली जाता है, कभी कहीं और जाता है, कभी हरियाणा जाता है, इधर उधर थोड़ी बहुत नौकरी करता है, जो कुछ कहीं से कमाता है। कमाने के बाद 17-18 साल का होता है, होने के बाद लौट के अपने गांव जाता है, अपने माँ बाप से मिलता है। घर वाले भी बिल्लू को दोबारा एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद इसकी शादी कराते हैं। शादी होने के बाद इसकी 4 बेटियां होती हैं, 2 बेटे होते हैं। इसके बाद बिल्लू की जो पत्नी है अचानक से मर जाती है। बिल्लू की पत्नी मरती है, परिवार की माली हालत पहले से ही खराब, लिहाजा जो बच्चों की जिम्मेदारी थी उसे पालने के लिए, उसे पोसने के लिए, 4 बेटी 2 बेटे अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इन सब की जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्लू पंजाब से हरियाणा का रुख करता है। हरियाणा में एक जगह है टोहाना। टोहाना आता है, आने के बाद एक जलेबी की दुकान खोलता है, मिठाई की दुकान खोलता है। आमतौर पे जहाँ पे जलेबी, इमरती, बालूशाही, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, लड्डू वगैरह, ऐसी छोटी मोटी हलवाई की दुकान खोलता है। दुकान पे बैठता, सबसे बातचीत करता, लोगों के कांटेक्ट में रहता, ठीक ठाक दुकान चल जाती है। और दुकान जब चलने लगती है तो इसी पैसे से अपनी बेटियों की शादी करता है, उनको ससुराल भेजता है। दुकान को थोड़ी बड़ी करता है, 1-2 सामान उसमें और एक्स्ट्रा बढ़ाता है। वहाँ भी दुकान ठीक ठाक चलने लगती है। लेकिन इसी बीच अचानक से इसकी दुकान पे एक तांत्रिक आता है। तांत्रिक को ये खाना वगैरह देता है। खाना वगैरह देने के बाद तांत्रिक इसे कुछ चीज़ें सिखाता है। सिखाने के बाद तांत्रिक चला जाता है, और जैसे ही तांत्रिक जाता है अचानक से कुछ दिनों बाद बिल्लू भी गायब हो जाता है। दुकान वगैरह में ताला लग जाता है, बिल्लू कहीं चला जाता है। 1-2 साल तक बिल्लू न किसी से मिलता है, न किसी से कभी उसकी बात हुई, न कभी किसी के संपर्क में आया, न 2 सालों तक बिल्लू को किसी ने देखा। बिल्लू जा चुका था, लोग उसे धीरे धीरे भूलने लगते हैं। लेकिन 2 सालों बाद बिल्लू अचानक से वापस उसी जगह पे लौट के आता है। दाढ़ी वगैरह बड़ी थी, भगवा गेरुआ रंग पहना हुआ, यानी जो बिल्लू था अब वो बिल्लू बाबा बन चुका था। आता है, आने के बाद एक मंदिर बनाता है, मंदिर में दिनों रात बैठने लगता है। बैठने के बाद जो भी भक्तगण मंदिर में कभी दर्शन करने आते हैं, उनके हाथ वगैरह देखता, हाथ वगैरह देख के उनको उनके हिसाब से भाग्य वगैरह बताता। धीरे धीरे इसकी ख्याति जो थी, इसकी प्रसिद्धि आसपास के इलाकों में फैलने लगी। लोग इससे हाथ दिखाने के लिए, इससे पूजा पाठ करवाने के लिए दूर दूर से आने लगे। इनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो पहले इसकी दुकान पे भी जा चुके थे। अब जब ये लोग इस बिल्लू बाबा को देखते हैं, देखने के बाद पहचानते हैं कि ये तो वही है जिसने कभी दुकान रखी थी। तो ये चीज़ देखने के बाद उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। उस बिल्लू के पास जाते हैं, पूछते हैं कि भाई ये माजरा क्या है, कुछ दिनों पहले तक तो तुम दुकान रखते थे, फिर बीच में कुछ साल गायब रहे, फिर आके तुम बाबा बन गए हो। अब ये सवाल जब बिल्लू सुनता है तो सुनने के बाद कहता है कि 2 सालों तक मैं गया था सिद्धि लेने, एक तांत्रिक मिले थे, उन्होंने मुझे कई सारी सिद्धियाँ दी हैं, और मुझे लगता है कि अब मुझे सांसारिक मोह माया की कोई ज़रूरत नहीं, मैं मंदिर में पड़ा रहूँगा। भगवान को जो कुछ लोग चढ़ाएंगे उसी में से जो कुछ मिलेगा वही सब खा पी लूँगा। पैसे रुपए ये सारी चीज़ें मोह माया है। अब एक हलवाई, एक दुकानदार, अगर उसके मुंह से ऐसी बात निकलने लगे तो लोगों के ऊपर अजीब सा प्रभाव पड़ता है। ये बात सुनते हैं, सुनने के बाद वो लोग भी इस आदमी की जय जयकार करने लगते हैं कि एक आदमी जो कभी पैसे के लिए मर रहा था, आज अचानक से इतना बदल गया कि इसे ना पैसे की ज़रूरत है ना रुपए की ज़रूरत है। लिहाजा अब ये सारे लोग इस बिल्लू बाबा के भक्त बन गए। इसका नाम, चूँकि ये पहले जलेबी बेचता था, लिहाजा इसका नाम बिल्लू बाबा से जलेबी बाबा पड़ गया। उस जगह का नाम अमरपुरी पड़ गया।
धीरे धीरे इसका एक नाम अमरवीर था तो इसका नाम अमरवीर बाबा भी हो गया, यानी जितने भक्त उतने नाम। इसकी सिद्धियां भी बढ़ती गईं, इसके भक्तगण भी बढ़ते गए। धीरे धीरे समय के साथ इसका एक आश्रम बना, आश्रम धीरे धीरे और बढ़ता चला गया। इसका एक फेसबुक पेज भी बना, फेसबुक पेज पे लगभग हजारों इसके फॉलोअर। उसमें से बड़ी हैरान करने वाली बात कि कुछ फॉलोअर तो इसके फॉरेनर भी थे। यानी अपने आप में चाहे बाबा रहम रहीम हो, चाहे जो आसाराम बापू थे, उनकी जैसी सिद्धि, उनकी जैसी ख्याति ये भी पाने लगा था। समय बीतता गया, इसके भक्तगण बढ़ते गए, सारी चीज़ें बड़ी सही चल रही थी। लोग दूर दूर से आते, ये उनका भाग्य दिखाता। और इसके पास खासकर वही लोग आते जिनको भूत प्रेत की बाधा होती, जो इन सब चीज़ों में मानते थे, जिन्हें लगता था कि बाबा के पास जाएंगे, बाबा मेरा भूत प्रेत दूर कर देंगे। ये भी बाकायदा उनकी झाड़ फूँक करता और लोगों का मानना था कि इसकी झाड़ फूँक से लोगों का फ़ायदा हो रहा है। इसकी ख्याति भी बढ़ती गई। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच साल 2018 में एक आदमी वहीं के पुलिस थाने जाता है और जाने के बाद कहता है कि साहब जो बाबा हैं, अमरपुरी बाबा या फिर बिल्लू बाबा या फिर जलेबी बाबा, जो भी कहें, उन्होंने मेरी पत्नी का रेप किया है। अब एक ऐसे बाबा के ऊपर ऐसा लांछन लगना, जो लोगों के हाथ देख के लोगों की तकदीर बदल दे रहा था, थोड़ी सी भाभूत दे के लोगों के दुख दूर कर दे रहा था, अगर उसके ऊपर ऐसा आरोप लगेगा तो पुलिस वाले भी एक बार छूने से पहले सोचेंगे, क्योंकि पब्लिक की आस्था थी, पब्लिक की श्रद्धा थी। बहरहाल पुलिस वाला सारा मामला नोट करते हैं। नोट करने के बाद छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। बाबा के खिलाफ चार्जशीट वगैरह फाइल होती है, लेकिन बाबा को जमानत मिल जाती है। उल्टे इस आदमी की ही बेइज्जती होती है कि तुमने एक सिद्ध पुरुष के नाम पे इस तरह का लांछन लगाया। लोग की श्रद्धा और बढ़ गई, क्योंकि जो आदमी कभी निर्दोष हो जाए किसी दूसरे मामले में तो लोगों की आस्था उस आदमी के प्रति बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय और बीता, अचानक से इंटरनेट पे कुछ वीडियोस दिखने लगे और इस वीडियो में मानो ऐसा लग रहा था कि जो बाबा है वही इस वीडियो में मौजूद है। और वीडियो कोई आम वीडियो नहीं थे। इस वीडियो में कई लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता दिखाई दे रहा था ये बाबा, कई लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता दिखाई दे रहा था, कई आपत्तिजनक तस्वीरें थी। अब ये वीडियो जब वायरल हुई और वायरल होने के बाद जो वहाँ के डीएसपी थे जोगेंद्र शर्मा, जो लोग क्रिकेट के प्रेमी होंगे वो जोगेंद्र शर्मा को जानते होंगे, क्योंकि जोगेंद्र शर्मा साल 2007 के जो T20 वर्ल्ड कप के खिलाड़ी थे, उस जो टीम थी हमारी इंडिया की, जो फाइनल टीम खेली थी, उस टीम में जोगेंद्र शर्मा भी बाकायदा शामिल थे और जीत दर्ज कराने में इनका भी नाम था। और जिस हिसाब से वो क्रिकेट के पिच पे अपना 100% दे रहे थे, उसी हिसाब से अपनी सर्विस में भी 100% दे रहे थे। जब ये वीडियोज़, ये सारी चीज़ें जोगेंद्र शर्मा के पास जाती हैं तो जोगेंद्र शर्मा इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। उन्हें शुरू से भी इस बाबा के ऊपर डाउट था, लेकिन अब कई सवाल थे। ये वीडियोज़ में दिख रहा शख्स यही बाबा है, इस बात की क्या गारंटी, चूँकि इस बाबा के इस टाइम तक इतने फैन फॉलोइंग हो चुकी थी कि हाथ डालने से पहले भी सैकड़ों बार सोचना पड़ रहा था। लिहाजा पुलिस वाले गुपचुप तरीके से इस मामले की जांच पड़ताल करते रहते हैं। बाबा की आवाज़ और इस वीडियो में जो आवाज़ थी, उस आवाज़ का SFL कराया गया, सारी चीज़ें मैच कराई गई, सारे सबूत, सारे चीज़ें जब मैच करने लगी, उसके बाद इस बाबा के ऊपर FIR दर्ज हुई साल 2019 में। FIR दर्ज होने के बाद एक नोटिस इसके पास गई, लेकिन जैसे ही नोटिस गई, नोटिस जाने के बाद इसके साइड से वकीलों की एक फौज खड़ी हो गई। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस हुई। पुलिस वालों ने जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें कोर्ट में रखी। रखने के बाद जितने भी एक्सपर्ट थे, चाहे वो वाइस के हों चाहे वो साइबर सेल के हों, उन सारे लोगों को बुलाया गया। सारे लोगों ने अलग अलग गवाहियाँ दी और कोर्ट ने भी इस मामले को एक्सेप्ट किया कि जहाँ तक संभव है वीडियो में दिख रहा ये शख्स बाबा ही है। उसके बाद रेड की परमिशन मिली। पुलिस वालों को लगा कि जिस मंदिर में हम इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस मंदिर की जगह का ये वीडियो है, अगर हम वहाँ पे रेड करेंगे तो शायद हमें कुछ सबूत, कुछ सुराग मिल सकते हैं। पुलिस वाले बाकायदा परमिशन लेते हैं। परमिशन लेने के बाद रेड डालते हैं।
लेकिन जैसे ही उस आश्रम में घुसते हैं तो पुलिस वालों की एक तरह से पैरों के नीचे ज़मीन गायब थी। और ये कोई मैं मुहावरा नहीं बोल रहा हूँ, ये वास्तविकता थी। चूँकि उस आश्रम के नीचे एक तहखाना बना हुआ था, तहखाने में एक पतली सी सकरी सीढ़ी जा रही थी। पुलिस वाले शुरू में उस तहखाने को नहीं देख पाते, लेकिन पूरे घर की तलाशी में जब उस तहखाने को देखते हैं, पूरे आश्रम की तलाशी में, और तहखाने से नीचे जैसे ही जाते हैं तो अंदर के मंजर को देखने के बाद पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। चूँकि अंदर बाकायदा न जाने कितनी ड्रग्स रखी हुई थी, न जाने कितनी सीढ़ियाँ रखी हुई थी, न जाने कितनी ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जो शायद अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली, बड़ी चौंकाने वाली थी। पुलिस वाले फ़ौरन इस बाबा को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद सारी सीडीज़ को, सारी ड्रग्स को, सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। लेकिन कलेक्ट करने के बाद जैसे ही उन सीडीज़ को प्ले करते हैं, सारी सीडी में ये बाबा किसी लड़की के साथ होता, किसी महिला के साथ होता, सारी चीज़ें वही आपत्तिजनक काम। आपको लग रहा होगा कि मामला जो है पानी की तरह साफ है, अब सारे सबूत मिल गए, सारे गवाह मिल गए, बस अब इस सीडी को कोर्ट में रखना है, रखने के बाद बाबा सज़ा पा जाएगा। लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इन सारी सीडियों में, इन सारे वीडियोज़ में जितनी भी महिलाएं थी, जितनी भी लड़कियां थी, इस बाबा के साथ अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बना रही थी। और हमारे देश के किसी भी लॉ में ये नहीं लिखा कि कोई महिला किसी के साथ अगर संबंध बनाती है अपनी मर्जी से तो उसे थोड़ी भी सज़ा मिल जाए। यानी ये सीढ़ियाँ तो इस बाबा के लिए एक पुख्ता सबूत थी कि जो संबंध बनाया जा रहा है इन महिलाओं की मर्जी से बनाया जा रहा है। और इस बाबा ने ये सीढ़ी इसीलिए तैयार करवाई थी ताकि कभी कोई मामला हो तो इन सीढ़ियों को कोर्ट में रख सके और अपनी जमानत ले सके। अब पुलिस वाले गए तो थे उसको पकड़ने के लिए सबूत जुटाने, लेकिन उल्टा उसकी जमानत का सबूत लेके आ चुके थे। पुलिस वालों के पास अब ना कोई सबूत रह गया था, ना कोई गवाह रह गया था। पुलिस वालों की तरह से हाथ खाली थे। पुलिस वालों को सारी चीज़ें पता थी कि शासन में कुछ गलत होता है, लड़कियों का यौन शोषण होता है, महिलाओं का यौन शोषण होता है, लेकिन पुलिस वाले अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। इधर पुलिस वालों की भी भद्द पिटने लगती है, तरह तरह की बातें होने लगती है। वीडियो थे, महिलाओं के साथ थे, लेकिन पुलिस किसी को दिखा नहीं सकती थी, क्योंकि किसी महिला की मर्जी से बनाया गया संबंध का वीडियो आप किसी को ना दिखा सकते, ना कहीं प्रूव कर सकते, ना कहीं सबमिट कर सकते। पुलिस वाले ये भी बताने से कतरा रहे थे कि इस महिला जो भी वीडियो में दिख रही है कौन है, कहाँ से है। सारी चीज़ें चल रही थी, पुलिस वाले एकदम निराश थे। लेकिन इसी बीच अचानक से पुलिस वालों के हाथ एक जैकपॉट लगता है। दरअसल एक नाबालिग लड़की उस वीडियो में दिखाई दे जाती है, जो देखने में ही नाबालिग लग रही थी। अब पुलिस वालों को लग रहा था कि अगर इस नाबालिग लड़की का पता लगा लिया जाए तो शायद पास्को एक्ट के तहत इस बाबा को सज़ा दिलाई जा सकती है। लिहाजा पुलिस वाले उस लड़की के बारे में पता करते हैं, उस लड़की से कांटेक्ट करते हैं, और जैसे ही उस लड़के से कांटेक्ट करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो लड़की बेचारी रोते हुए कहती है कि इस बाबा ने मुझे कुछ ऐसा खिलाया था, कुछ ऐसी चीज़ दी थी जिस वजह से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, मेरे दिमाग पे मेरा काबू नहीं रहा। उसके बाद इस बाबा ने मेरा रेप किया। अब एक नाबालिग लड़की जब ऐसी बात बोल रही थी, तब यहाँ से पुलिस की नज़रें खुलती हैं। पुलिस के हाथ सबूत लग चुका था। पुलिस वाले कोर्ट में जाते हैं ये सारी चीज़ें सबमिट करने के लिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ये लड़की कोर्ट में गवाही देगी या नहीं। अगर गवाही देती भी है तो क्या इस गवाही पे कोर्ट सज़ा देगी या नहीं। पुलिस वाले कोर्ट में जाते हैं और फिर से रेड करने का, सर्च करने का और फॉरेंसिक टीम के साथ रेड करने का परमिशन लेते हैं। परमिशन लेने के बाद रेड करते हैं। रेड करने के बाद उस बिस्तर पे जितने भी डीएनए मिले थे, जब उनको कलेक्ट करते हैं तो पता चलता है कि इस बिस्तर पे लगभग सैकड़ों लड़कियों के साथ सेम तरीके से संबंध बनाया गया था। और संबंध बनाने से पहले इनको बाकायदा अफीम खिलाया गया था ताकि ये नशे में रहे और इनसे जो बोलने को कहा जाए ये बाकायदा बोल दें। पुलिस वाले सारे सबूत, सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं। इधर इसकी भी, इस बाबा की भी एक फौज खड़ी थी इसको बचाने के लिए। लेकिन इस नाबालिग लड़की की गवाही और ये सारी चीज़ें जब कोर्ट में सबमिट होती हैं, वो सबमिट होने के बाद कई दिनों तक मुकदमा चलता है।
अंत में दोषी पाया जाता है। और आज के ही दिन, चूँकि आज 10 तारीख है, 10 जनवरी, 10 अगस्त को इस कोर्ट में फैसला होना था, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाता है। इस फैसले में कोर्ट के सामने फिर एक चुनौती थी, चूँकि जो इस बिल्लू बाबा या फिर कहीं जलेबी बाबा के वकील थे, उनका फिर वही दावा था कि अगर महिला का वीडियो है तो इस वीडियो में महिला अपनी मर्जी से संबंध बना रही है, और इस लड़की ने भी स्वीकृति दी थी और बाबा को नहीं पता था कि ये लड़की बालिग है या नाबालिग। काफ़ी टाइम तक बहस चली, लेकिन आज इस कोर्ट में उन सारे सैकड़ों मामलों में तो इस बाबा को कोई सज़ा नहीं हुई, क्योंकि सारी लड़कियों को उनकी मर्जी के सामने ही, क्योंकि इसके पास प्रूफ था, उनकी मर्जी के साथ संबंध बनाया गया था। लेकिन इस नाबालिग लड़की से दुराचार करने और 2 अलग अलग लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप करने, साथ ही NDPS ये एक्ट नशा और इन सारी चीज़ों में लगता है, क्योंकि ये अफीम खिला के ही लड़कियों का, महिलाओं का रेप करता था। इन सारी चीज़ों के तहत इसे 14 साल की सज़ा हुई, और इससे जब इसकी कहानी पूछी गई तो जिन भक्तों को इसका प्रसाद खा के शांति मिलती थी, दरअसल उस प्रसाद में अफीम मिला हुआ था। अफीम खाते, अफीम खाने के बाद नशा होता, नशे में सारे दुख भूल जाते, और सारे भक्तों को यही लगता कि बाबा के प्रसाद में जादू है। इसके फेसबुक पेज पे लगभग सैकड़ों लड़कियां हैं, 50 से ज़्यादा लड़कियां विदेशों की हैं, और इसके फेसबुक का जो रिलेशनशिप स्टेटस है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। यानी एक आदमी जो पहले जलेबी बेचता था, जलेबी बेचने के बाद अचानक से बाबा बन के आया, सैकड़ों लड़कियों का रेप किया, सैकड़ों लड़कियों को, महिलाओं को अपने जाल में फंसा के उनका वीडियो बनाया, अफीम खिला के उनका यूज़ किया, लेकिन इसे 14 साल की ही सज़ा हुई। चूँकि कोर्ट ने सज़ा 14 साल की दी है, तो शायद मामला अगर ऊपरी न्यायालय में जाता है, कुछ और होता है, तो बात अलग की है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी को ख़त्म करने से पहले आपको याद करा दूं कि ऐसी ही सेम वेब सीरीज लगभग 2 साल पहले आई थी, आश्रम, जिसमें सेम तरीके से बाबा रंगीला, बाबा निराला लड़कियों को अफीम खिला के उनका रेप करता था। सफ़ेद माया थी, सारे भक्तगण पागल रहते थे। अभी शायद उसका तीसरा पार्ट नहीं आया है, लेकिन जो भी कहानी आश्रम में दिखाई गई थी, शुरू में लग रहा था कि ये कहानी राम रहीम की है, लेकिन अब जाके लग रहा है कि ये कहानी जो आश्रम में दिखाई गई वो इसी अमरवीर उर्फ बिल्लू उर्फ अमरपुरी या फिर जलेबी बाबा या फिर नागा बाबा, जो कुछ कहें, इसकी है। जब इस मामले में इसके बेटे से पूछताछ की गई तो इस बेटे ने इस तहखाने के बारे में जो बात बताई वो भी बड़ी चौंकाने वाली थी। इसने अपने बेटे से बता रखा था कि जब कभी मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत, इसी तहखाने में दबा देना, और ये तहखाना महज इसलिए बना है। लेकिन जब पुलिस वालों ने इसके तहखाने में रेड की तो लगभग सैकड़ों ब्रांड के परफ्यूम, न जाने कितने इंजेक्शंस, अजीब तरह के ड्रग्स, अफीम और आपत्तिजनक सीडीज, जिनकी तादाद लगभग सैकड़ों में थी, और लगभग 120 महिलाओं के साथ संबंध बनाने के सबूत। अब आप सोच के देखिए कि हमारे देश में आज भी जहाँ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तरह तरह के वेब सीरीज आ रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, अगर कहीं किसी गाने पे भगवा रंग या फिर ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं तो लोगों का बड़ा विरोध होता है। लेकिन उन लोगों से भी आज मेरा एक सवाल है कि कम से कम अगर आप एक हिंदू हैं तो आपको इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी हिंदू, चाहे वो संत हो, चाहे वो महात्मा हो, मैंने भी धर्म की कई किताबें पढ़ी हैं, खाली समय में यही सब करता हूँ, किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, चाहे वो वैदिक सिद्धि हो, चाहे वो तांत्रिक सिद्धि हो, किसी में भी प्रसाद के नाम पे न शारीरिक संबंध बनाना लिखा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो महिलाएं हैं ऐसे बाबाओं के जाल में फंसती हैं। बाबा उनसे कहते हैं कि तुम्हें सिद्धि चाहिए तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। उसके बाद भी बिना कुछ सोचे ये महिलाएं उनके साथ संबंध बनाती हैं, बाद में फिर कहती हैं कि हमारे साथ गलत हुआ। तो चाहे भगवा रंग हो, चाहे हिंदू धर्म हो, उसको बदनाम हम ही लोग कर रहे हैं, ऐसे बेवकूफ़ों पे, ऐसे बाबाओं पे भरोसा करके। आपको खुद नहीं पता कि आपके धर्म में किस चीज़ का प्रावधान है, किस तरह की पूजा होती है। इस बाबा के बारे में जब मैंने रिसर्च की तो पता चला ये बाबा सिगार पीने का शौकीन था, महंगे महंगे ब्रेसलेट्स पहनता था, ए नाम का लॉकेट था हीरो से जड़ा हुआ।
ये सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं, देखने के बावजूद भी इसके पीछे अगर पागल हैं, हजारों की संख्या में पागल हैं, तो जितनी गलती इस बाबा की थी उससे 1000 गुना ज़्यादा उसके भक्तों की थी। कैसे अय्यास बाबा जो देखने में भी अय्यास लग रहा था, उसके पीछे इस कदर पागल थे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा, और अगर आप डेली सुनने के शौकीन हैं तो बेल आइकन वगैरह ऑन कर लीजिए, क्योंकि डेली 10 बजे मैं सुनाता हूँ। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।